हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं लेकर के एक नया एनर्जेटिक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो है, जहां पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मात्र 5 मिनट में आपको देने वाला हूं, तो प्लीज़ 5 मिनट आप टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिए और आज सारे फार्मूले आपको चुटकियों में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है चार्ज। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है आप जानते हो? चार्ज क्या होता है? गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज क्या होता है? गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम होती है। यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलम। सो क्यू इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या होता है? एनी। क्यू इज इक्वल टू एनी। ठीक है, जहां पे एन क्या है आपका? एन क्या इंडिकेट करेगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होगा आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या याद रखोगे? चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को बेटा आई से डिनोट करते हो। आई इज इक्वल टू आपका होता है क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड क्यू इज इक्वल टू आपका क्या होता है? एनी होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। तो सेकेंड फॉर्मूला आपको मिल गया, करंट आई इज इक्वल टू एनी अपॉन टी या करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट देख लो बेटा यहाँ पे, इसका यूनिट कूलम पर सेकेंड या इसे क्या बोला जाता है? एम्पियर। तो इसका जो यूनिट होगा 1 कूलम पर सेकेंड, या आप क्या बोल सकते हो 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अच्छा एम्पियर को आप और भी बड़ी एक चीज नोट करना, अगर सेंटीमीटर को एमकेएस में बनाना है 10⁻⁻2 से इंटू कर लोगे। मिलीमीटर को एमकेएस में बनाना है 10⁻⁻3 से। अगर बेटा आपका माइक्रो है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12, फर्मी 10⁻⁻15। ठीक है, किस छोटे यूनिट को अगर कुछ एमकेएस में कन्वर्ट करना तो ये वैल्यू जरूर याद रखोगे। सेंटीमीटर 10⁻⁻2, मिलीमीटर को 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻�6, नैनो 10⁻�9, पीको 10⁻�12, फर्मी 10⁻�15। अगर मैं बात करूं किलो 10⁻+3, मेगा 10⁻+6। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना, आपका जो है कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? क्या पढ़ा आपने? पहला फॉर्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, कूलम पर सेकंड। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर आपका जो इक्विवेलेंट होगा 1 कूलम पर सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, करंट को बेटा अमीटर से मेजर करते हैं। करंट को किससे मेजर करते हैं? अमीटर से मेजर करते हैं। करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है आपका, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर जो होता है उसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट से है। करंट की बात करें तो करंट बेटा आपका 2 आ जाएगा, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। आपके जो घरों में करंट आता है वो एसी करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट, और जो बैटरी से आपको करंट मिलता है वो आपका क्या होता है? डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट करंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो 2 बातें आपने यहाँ पे सीख लिया, चार्ज का फॉर्मूला देख लिया और आपने करंट का फॉर्मूला देख लिया। अगला टॉपिक बेटा आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस, या उससे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय V। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या फॉर्मूला होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सिंपल सा समझो, इन्फिनिटी पे, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से डेफिनिट पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, क्या चीज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से डेफिनिट पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दैट मीन्स वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट की बात करें बेटा
तो यूनिट क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क डन की यूनिट क्या बनेगा, जूल, क्यू की यूनिट क्या बनेगा, कूलम, जूल पर कूलम, बट इट इज आल्सो नोन एज वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे, इफ 1 पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी ब्रिंगिंग फ्रॉम एट अ पॉइंट 1 जूल वर्क डन, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए 1 जूल वर्क डन होगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपका टॉपिक बनेगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V, सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, सेम यूनिट आपका वोल्ट होगा, जूल पर कूलम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, बट डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, आपका 2 पॉइंट होगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम टू अ पॉइंट B, पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट B, देन वर्क डन W, एंड यहाँ पे जो चार्ज लिया गया Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B ले जाने में जो आपका वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट V इज इक्वल टू क्या बनेगा, W अपॉन Q बनेगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर किया जाएगा वो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाएगा, किससे, वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो ये बातें भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो आपने क्या फॉर्मूला देख लिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। बच्चों चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे भी तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा बेटा, ओम्स लॉ पढ़ा, ओम बाबा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आपने क्या देखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स, या आप कह सकते हो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट, जहाँ पे R आपका क्या था, एक कांस्टेंट था। इट इज ऑल्सो नोन एज V अपॉन I इज इक्वल टू R, या I इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, V अपॉन R, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, ओम्स लॉ बन जाएंगे, ठीक है। एंड R इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, R क्या बनेगा आपका, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बनेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को आप याद रखना, ओम्स लॉ क्या होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, फिजिकल स्टेट में जो कंडक्टर है उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस ना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एंड फ्लोइंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं किया जाता है तो इसमें जो फ्लोइंग करंट जो होगा, इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपको क्या याद रखना, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। R रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट आपका क्या होगा, इसे आप वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हो, बट इसे कॉमनली क्या बोला जाएगा, ओम बोला जाएगा, कॉमनली क्या बोला जाएगा, ओम। ओम को ओमेगा लेटर, ग्रीक लेटर किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिलीट जो है इंडिकेट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। ओम्स क्या होता है, ओम आपका जो है ओम्स लॉ था, ओम्स ने एक लॉ दिया था ओम्स लॉ, जहाँ पे कहा गया था कि किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए तो उसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है उसमें जो करंट फ्लो होता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V अपॉन I इज इक्वल टू R, या V इज इक्वल टू IR, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, ओम्स लॉ। और यहाँ पे मैंने क्या देख लिया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, एंड यूनिट क्या होगा इसका, ओम होगा, ठीक है, ओम होगा। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया। अब इसी से बात आती है, टॉपिक अगला आपका आता है बेटा, आपको जो पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बेसिक यहाँ पे 4 फैक्टर्स आ जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा बेटा, सेकंड आप बोल सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थर्ड आप बोल सकते हो बेटा टेम्परेचर, एंड फोर्थ आप बोल सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल,
क्या बोल सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं? तो 4 फैक्टर्स हैं। लेंथ ऑफ वायर, इट इज डिनोटेड बाय एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स मोटाई तार की, ठीक है, ए, ठीक है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे सीधी सी बात आप क्या बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ वायर जो होगा या रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। क्या कहोगे बेटा कि आपका यहाँ पे क्या होगा, इधर मैं कर लेता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, क्या दिया बेटा, जो लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इन दोनों बातों को समझना। अगर तार की लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार की लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर तार की मोटाई बढ़ेगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर तार की मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलते हैं। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ का जो वायर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हो कि टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स कि जो भी नेचर होगा, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस मटेरियल का नेचर क्या है, उस मटेरियल का नेचर क्या है बच्चों, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल्स। सो यहाँ पे देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ वायर, दैट इज एल, एंड लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ वायर। दैट मीन्स इफ लेंथ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस आल्सो विल इंक्रीज, ठीक है। सपोज इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट डबल। सेकेंड, आपने कहा रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। दैट मीन्स वायर की मोटाई, अगर वायर की मोटाई अगर आप डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज कर जाएगा। एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस उस वायर का, कि आपका जिस मटेरियल का आपका मतलब वायर ले रहे हो आप, ठीक है, वो उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर का मतलब कि जैसे कॉपर वायर ले रहे हो तो कॉपर वायर का आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट इजली। अगर उसी की जगह पे आप ले रहे हो, अभी आप आयरन ले लो, कोई अदर सब्सटेंस लोगे तो वहाँ पे अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 बातें आपकी होती हैं। अब इसके बाद में बेटा आपने ये पढ़ लिया, अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। बाद में आप जिसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोल देते हो। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप ओमेगा से डिनोट करते, सॉरी रो से डिनोट करते हो, ROH। ये आपका ऐसे कुछ P जैसा बनता है, ठीक है, ओमेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ी, आपने 2 बातें पढ़ी। आपने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 आर प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे रो आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो रो L इज इक्वल टू RA एंड रो इज इक्वल टू RA अपॉन L बन जाएगा। रो फॉर्मूला क्या मिल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो R का यूनिट क्या बनेगा, ओम। A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगा आपका, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बन जाएगी आपका, ओम मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो
ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से रेसिस्टिविटी क्या होगी, तो रेसिस्टिविटी आपका जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो के, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लिया, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या आता है टॉपिक आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बेटा आपके दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आते हैं, एक आपका आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका सारे फर्स्ट एंड आपका रेजिस्टेंस का सारे फर्स्ट एंड किसी एक पॉइंट पे और सारे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड किसी अदर पॉइंट पे जुड़ते हैं, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड का, ठीक है, वो आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस R होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, और सीरीज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सम ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यहाँ पे आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। ये बातें आप कह सकते हो। एक चीज ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो है रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बेटा मैक्सिमम मिनिमम के बाद में, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, I/R, या आप कह सकते हो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, V/R। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। I इज इक्वल टू V/R, अगर V को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लूँ तो आप कह सकते हो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I आपका क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर रेजिस्टेंस मैक्स होगा तो करंट मिन हो जाएगा, और अगर करंट मैक्स होगा तो रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, मिन। तो ये बातें बहुत ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्स होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मिन, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिन होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके घरों में होम अप्लायंसेस जो कनेक्ट किए जाते हैं किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। घरों में जो आपके वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। हाँ, कुछ जगहों पे सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे जैसे डेकोरेटिंग बल्ब लगानी होती है, जहाँ से एक स्विच ऑन करते ही कई ढेर सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं, वहाँ पे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। तो देखिए जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल, आप कमेंट करिए, आप कमेंट सेक्शन में चल के कि आपको डिटेल स्टडी चाहिए, मैं कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिस्कस कर लिया बेटा, सबसे पहले आपने कहा चार्ज Q इज इक्वल टू NE, सेकंड आपने कहा I इज इक्वल टू Q/T, थर्ड आपने क्या पढ़ लिया, I इज इक्वल टू NE/T, फोर्थ आपने पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। इसके बाद आपने ओम्स लॉ देखा, V/I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। आफ्टर दैट आपने क्या देख लिया, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगर कंडक्टर ऑफ वायर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और रेजिस्टेंस जो होगा वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसके बाद आपने क्या देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने कहा बेटा इंपॉर्टेंट दो कॉम्बिनेशन होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वायर होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट आपका क्या होता है, मिन हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है कि जब 2 और मोर रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं कि सारे रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है और सारे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड एक दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे बेटा क्या होगा कि जो
फॉर्मूला निकल के आएगा कि वो आपका क्या आएगा कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, एंड सो ऑन आपका जितना होगा चलता चला जाएगा। इसके बाद में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वहाँ रेजिस्टेंस मिन होगा, करंट मैक्स होगा, घरों में जो वायरिंग हो रही है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी बातें बेटा याद रखनी है, इतनी बातों पे ही सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे, इतनी बातों पे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। प्लीज़ चैनल पे बन जाइएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले टॉपिक पे आएंगे तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी के हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप चलो और मुझे मैसेज करके बताओ कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, जरूर कमेंट करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसके नए एनर्जी के साथ में, नए उत्साह के साथ में, जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी में अभी आगे आपका जो डिस्कस करना, मैं एक आपको व्यू बता देता हूँ आगे आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद में बेटा आपको जो पढ़ना है अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, हीट एनर्जी पढ़ना है यहाँ पे, इसके बाद पावर पढ़ना है, पावर के बाद में बेटा आपका मैग्नेटिज्म पढ़ना है। तो ये ढेर सारी क्लास स्टडी है, एक लंबा टाइम है, ठीक है, हम सारी लंबा टाइम में हम कम समय में पूरी आपको स्टडी करा देंगे। सेमेस्टर 2 आने वाला है, ठीक है, नज़दीक है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई में आप लग जाओ, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।